हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। साथियों, मैं आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का सेटअप तैयार होगा जिसका, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी रुपए मुझे नहीं देने हैं। बस आपको करना ये है कि यदि आप कोई बुक, ठीक है, बुक हो गई या भी कोई अन्य वस्तु हो गई जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, लैपटॉप आदि अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स को ख़रीदने के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। तो आप उनके माध्यम से जाकर कोई भी वस्तु अमेज़न पर जो है सर्च करके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, उससे कुछ परसेंट मुझे भी मिल जाएगा। जब मुझे वो परसेंट मिलेगा तो मैं उसको इकट्ठा करके एक डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा जिससे कि आपकी स्टडी बेहतर हो सके, ठीक है। हमारे लिंक के माध्यम से खरीदने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, ठीक है। तो साथियों, यदि आप भी अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, और वहाँ से जाकर आप अपनी मनपसंद वस्तु को सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आपकी अगर इच्छा है तो खरीदें, अन्यथा नहीं, ठीक है साथियों। और मैं साथ ही कहना चाहूँगा, यदि कोई स्टूडेंट हमारी इस मेहनत के लिए थोड़ा भी, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से देते हैं, इसके लिए अगर कोई भी थोड़ा सा डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए वो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकता है। इंस्टाग्राम पे डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पेज नंबर 6 पर पहला प्रश्न दिया है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि क्या कारण है कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको हमें साफ करना पड़ता है। तो साथियों, इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। किसकी तरह? Na और Ca, यानी कि सोडियम और कैल्शियम की तरह जो है मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। जब यह खुले में रखी जाती है, जब हम मैग्नीशियम को खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, इसकी बाहरी परत जो है वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत MgO बना लेती है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम को खुले में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। यानी कि Mg को हमने खुले में रखा तो आपको पता ही है हमारे खुले वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, यानी O2 मौजूद है। तो ये O2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, 2MgO, यानी कि 2 अणु बना लेती है। किसके? मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है। तब फिर क्या होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है ये जो है काफ़ी स्थिर परत होती है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है, जो क्या करती है, जो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः अभिक्रिया को या प्रतिक्रिया को रोक देती है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जो है मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होनी होती है उसको रोक देती है, नहीं होने देती है। तो इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। रेत पेपर या रेग मार्क के द्वारा हम इसे साफ करते हैं ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। अंतर्निहित धातु मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का उपयोग हम पुनः कर सकें, किसके लिए? अभिक्रिया के लिए। इसलिए जो है हमें इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को साथियों हम क्या बोलते हैं? H2। क्या इसका सूत्र होता है? H2, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन का क्या होता है? Cl2, ठीक है। क्या होता है? Cl2। तो इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो जिसको हम लिखते हैं HCl, ठीक है।
अब इस अभिक्रिया को तो हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये कि समीकरण को लिखकर उसको संतुलित भी कीजिए। संतुलित का मतलब साथियों, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे कितने साथियों, 1 है, ठीक है। यहाँ पर अभिकारक में कितने Cl2 हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम H2 यानी सबसे बड़ा लेते हैं, या Cl2 ले लीजिए यहाँ पे, या H2 ले लीजिए, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 करने के लिए हमें आगे क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अब हम अपने क्लोरीन देखेंगे, कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बना जाके, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको संतुलित भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड समीकरण पे। तो सेकंड है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि हम बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2। क्या लिखते हैं साथियों, BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस हम एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइल। क्या लिखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इसके साथ हम विक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा साथियों बेरियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है हमारा VaSO4। क्या होता है, VaSO4 प्लस हमें क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा, AlCl3। क्या होगा साथियों, AlCl3। जब इसको हम बराबर करेंगे तो हम देखेंगे सबसे बड़ा जो है पॉइंट क्या है। तो हमारा सबसे बड़ा आपको यही दिख रहा होगा, Al2SO4 का होल थ्राइल। पहले हम SO4 को देखते हैं। SO4 के कितने परमाणु हैं, 4 × 3 यानी कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। लेकिन यहाँ पे कितने हैं साथियों, यहाँ पे 4 हैं, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गए हमारे यहाँ पर भी 12। अब हम बेरियम के देखेंगे, तो बेरियम के यहाँ पर कितने हैं पहले हमारे, तो यहाँ पर बेरियम का है 1। कितना है साथियों, 1 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेरियम के भी 3 हो गए, बराबर हो गया, यानी बेरियम और हमारा जो सल्फेट है वो भी बराबर हो चुका है। अब बचा क्या हमारा, क्लोरीन। तो क्लोरीन के यहाँ पे कितने हो गए साथियों, 3 दूनी 6। कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब देखेंगे हमारा इधर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर भी हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2, यानी ऑटोमेटिक जो है बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, 3 बेरिलियम, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, 3 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2, ठीक है, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइल, ठीक है, प्लस गिब्स हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट। कितना बना, 3। देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इंगित कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट समीकरण पर। तो नेक्स्ट समीकरण हमें दे रखा है सोडियम। सोडियम को क्या बोलते हैं हम, Na। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, Na से प्रदर्शित करते हैं। और जल को आप जानते ही हैं H2O, ठीक है, किससे, H2O से प्रदर्शित करते हैं। अब हम गिब्स करेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH, ठीक है। इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को साथियों हम H2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट लेंगे, क्या है सबसे बड़ा पॉइंट हमारा, NaOH। तो यहाँ पर Na कितना है, 1 है, ठीक है, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। यहाँ पर H कितना है, 1, और इन 2 को भी हम शामिल कर लेंगे, तो H कितना है, 3 साथियों। लेकिन यहाँ पे कितना है हमारा, H कितना है साथियों, यहाँ पर 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो साथियों इसका सीधा सीधा एक फार्मूला होता है कि यदि हमें H2 या O2 जैसी गैसें अकेली पाई जाती, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सीधे सीधे कुछ नहीं देखना होता, सब में 2 का गुणा करना देना होता है। यानी यहाँ पर भी 2 का गुणा, यहाँ पे भी 2 का गुणा, और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। आप देख सकते हैं 2Na, ठीक है, तो 2 Na यहाँ पर भी, 2 Na यहाँ पर भी,
2H2O कितना हो गया 4, कितना हो गया H2 4 हो गए। ठीक है साथियों, 2 ये और 2 ये 4 हो गए ना। अब O देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार हमें समीकरण क्या प्राप्त हुआ साथियों, समीकरण प्राप्त हुआ हमें 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर यानी तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि उनकी अवस्था भी हमें बतानी है। अभी तक हमने अवस्था नहीं बताई थी कि जो हमारा पदार्थ है वो लिक्विड में है या द्रव में है या फिर जो है ठोस है, ठीक है, या फिर जलीय विलयन है, ये नहीं बताया था, लेकिन अब हमें बताना है ये। तो पहला हमारा दिया जल में बेरियम क्लोराइड। तो साथियों जब जल में बेरियम क्लोराइड है क्या होगा, जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन को हम AQ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, AQ से। ठीक है, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, ये भी विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन होगा। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो साथियों जो भी अवक्षेप बचता है वो कैसा होता है, हमारा ठोस मात्रा में होता है। ठीक है, ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को हम लिखेंगे BaCl2, जो कि हमारा कैसा है, लिक्विड मात्रा में जलीय विलयन है। ठीक है, कैसा है, जलीय विलयन है। तो इसको हम AQ से दिखाएंगे, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया AQ। ठीक है, इसके बाद हमारा सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। तो ये भी क्या है, हमारा जलीय विलयन है, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में AQ लिख दिया। अब बात आती है हमारी सोडियम क्लोराइड की, ये भी विलयन है, तो ये भी किससे प्रदर्शित करेंगे हम, AQ से। ठीक है, तो NaCl लिख दिया। क्या लिख दिया, NaCl। 2 अभी नहीं है, 2 हम क्या करेंगे, जब संतुलित करेंगे तब लिखेंगे। तो NaCl लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पाया, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो जो भी अवक्षेप होगा वो हमेशा कैसा होगा, ठोस होगा। तो इसको हमने लिख दिया BaSO4। क्या लिख दिया साथियों, BaSO4। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर हमारे सोडियम के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है साथियों, 1 है अभी। तो हमें इसे 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने पाया यहाँ पर भी सोडियम के 2 अणु हो गए। और अब देखते हैं अन्य समीकरण को। तो SO4 यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। ठीक है, बेरियम यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। Cl2 यानी क्लोरीन के यहाँ पर 2 थे और अब यहाँ पर भी 2 हो गए, क्योंकि हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं समीकरणों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट समीकरण पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विल्टन यानी जल में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विलयन। ठीक है, अम्ल विलयन में क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH ले लिया और साथ ही हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ साथियों, तो हमें प्राप्त हुआ NaCl। क्या प्राप्त हुआ, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और साथ में जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्लियर करना है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी देख सकते हैं, सभी संतुलित मात्रा में ही है, हमें कुछ भी नहीं करना है। यानी कि ये सीधे सीधे हमको समीकरण जो है संतुलित मात्रा में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। NOH क्या है, हमारा जलीय विलयन है, यहाँ पर दिया है जल में। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है क्या, जल में, तो ये भी AQ हो गया। NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ये भी क्या हो गया, AQ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें जल की, तो जल कैसा है साथियों, द्रव है। क्या है, द्रव है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Al से। किससे, Al से प्रदर्शित कर देंगे, यानी कि लिक्विड। ठीक है, अब बात करते हैं हम अध्याय 1 के पृष्ठ संख्या 11 पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। वहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी पदार्थ X के विलयन को उपयोग करें सफ़ेदी करने के लिए, तो क्या उस विलयन का नाम क्या होगा, यानी X विलयन का नाम क्या होगा। तो साथियों X विलयन का नाम होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि हम कैल्शियम ऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं सफ़ेदी करने के लिए। ठीक है,
सेकंड है ऊपर फर्स्ट में, यानी फर्स्ट में जो दी गई है बात, लिखे पदार्थ एक्स यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी कि हमें क्या करना होगा, जल के साथ अभिक्रिया लिखनी होगी, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमने बता ही दिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी पदार्थ एक्स का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, एक परमाणु जो है हमारा कैल्शियम का मिलता है और एक परमाणु मिलता है हमारा ऑक्सीजन का, तब जाके बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका, बुझे हुए चूने का निर्माण करेगा। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है साथियों, Ca, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, क्या होता है, OH का होल ट्वाइस। तो ये होता है हमारा बुझे हुए चूने का फार्मूला। ठीक है, तो अभिक्रिया हम लिख देंगे यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaOH2। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी जो हैं हमारे क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, O2, कितने हो जाएंगे, O2 और H2 भी है यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम का कितना परमाणु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी समीकरण कैसा है हमारा, संतुलित है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। साथियों, आपको इससे ज़्यादा प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जितने प्रश्न करवाएंगे बस उतने करके जाइए आप, और आप एग्जाम में 90+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की, जो कि पेज नंबर 11 पे हमारा दिया हुआ है। यानी कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम भी बताइए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 नली दी गई हैं साथियों। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर हमें 2 नली दी गई हैं, एक ये नली और एक ये नली। इसमें भरी हुई है ऑक्सीजन गैस और इसमें भरी हुई है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये एक से दोगुनी क्यों है, एक गैस जो है दोगुनी क्यों है दूसरी गैस से, तो इसका कारण साथियों ये है, हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, बात ये होती है साथियों कि जब जल के वैद्युत अपघटन के दौरान, जब हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं यानी H2O का वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें साथियों 2H2O यानी H2 मिलता है, प्लस क्या मिलता है, O2 मिलता है। यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, दोनों क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, 2 अणु पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं, 1 अणु पाए जाता है। तो होता क्या है, जब हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की मात्रा कैसी हो जाएगी साथियों, डबल हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा, क्योंकि इसके 2 अणु हैं, इसका 1 अणु है। तो सीधी सी बात है, जब ये अलग होगी तो इसके 2 अणु ही हमें प्राप्त होंगे। तो साथियों ये कारण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, लिखित में क्या लिखा हुआ है, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, पानी यानी कि जल में क्या होता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का पाया जाता है। चूँकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है, हाइड्रोजन इस परख नली में पहुँच गया। ठीक है, और ऑक्सीजन दूसरी परख नली में पहुँच जाता है। ठीक है, इसलिए एक परख नली में एकत्र गैस यानी हाइड्रोजन की मात्रा जो है दूसरे में एकत्र की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है जल, तो वैद्युत अपघटन करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है हमारी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम रासायनिक सूत्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं अध्याय 1 में पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि क्या कारण है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है,
तो साथियों असल में होता क्या है, जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोते हैं तो होता ये है कि जो लोहा होता है, ठीक है, जो लोहा होता है हमारा Fe यानी फेरम जो होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। कैसा? ज़्यादा जल्दी क्रिया कर लेता है। जब ये ज़्यादा जल्दी क्रिया कर लेता है तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को जो है कॉपर से अलग कर देता है। जो हमारा सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन से क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है, सिर्फ सल्फेट रखता है, ठीक है, सल्फेट रखता है और अपने साथ सल्फेट को मिला लेता है, यानी लोहे का सल्फेट बनता है, ठीक है। लोहा अपने साथ सल्फेट को मिला लेता है, जिससे कि क्या होता है, जो कि रंग में हरा होता है। जो लोहा का सल्फेट होता है उसका रंग हरा होता है, ठीक है, इसलिए विलयन का रंग जो है बदल जाता है। समझ में आई बात? यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है जिसका रंग होता है नीला, ठीक है, हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किसके, लोहे के साथ, यानी कि लोहे के साथ अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, लोहे की कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। जब डुबोया तो क्या हुआ, इस लोहे ने किसके साथ, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर ली और क्या बनाया, लोहा सल्फेट। क्या बनाया, लोहा सल्फेट, जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि कॉपर को विस्थापन करके अलग कर दिया। जब अलग कर दिया कॉपर को विस्थापित करके तो क्या हुआ, विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। कैसा हो गया, हरा। तो यही कारण है कि विलयन का रंग हरा हो जाता है, नीले से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, जब हम किसी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो साथियों इसे जानने के लिए आप हमारे क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जिसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। जैसा कि हमें समीकरण में दिया है, हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया और कैल्शियम क्लोराइड को लिया, ठीक है, इनकी अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और साथ ही हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में जो सोडियम कार्बोनेट था और कैल्शियम क्लोराइड था उनके आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बने। कैसे, दो नए यौगिक बने। एक नया यौगिक बनेगा तो विस्थापन अभिक्रिया, अगर दो नए यौगिक बनेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे दो नए यौगिकों का निर्माण हुआ। साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम ने कार्बोनेट को छोड़ दिया, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया की, कार्बोनेट ने कैल्शियम के साथ कर ली, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड था, तो कैल्शियम ने जो है क्लोराइड को छोड़ा तो किसके साथ अभिक्रिया की, सोडियम क्लोराइड की, यानी कि क्या हुआ, यौगिकों ने अपने आयनों का क्या कर लिया, विस्थापन कर लिया। इसने इसके साथ विस्थापन कर लिया और इसने इसके साथ विस्थापन कर लिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, विस्थापन हुआ। कितने विस्थापन हुए, दो विस्थापन, ठीक है। जब दो विस्थापन हुए तो हमारी कैसी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, जिसका उदाहरण ये हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो इन पदार्थों में हमें क्या करना है, उपचयित की पहचान करनी है और अपचयित की पहचान करनी है। तो साथियों आप जानते हैं उपचयन और अपचयन क्या होता है। साथियों उपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में यदि O2 से, यानी ऑक्सीजन जो है O2 से यदि O3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे साथियों, उपचयन बोलेंगे, ठीक है। और यदि ऑक्सीजन की वृद्धि ना होकर उसमें कमी होती है, जैसे कि मान लो O3 से क्या हो रहा है, O2 हो रहा है, या फिर O2 से O1 हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो उस कमी को हम बोलेंगे साथियों अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
तो आप पहले समीकरण में देखेंगे सोडियम में क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए आप अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, यदि वृद्धि होगी तो उपचयन। ठीक है, अब हम देखेंगे O2 का क्या हो रहा है, O2 एक से कितना हो रहा है, दो से कितना हो रहा है, एक हो रहा है, यानी कमी हो रही है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपचयित हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन अपचयित हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या हो रहा है साथियों, CuO। ठीक है, ये हमारा कॉपर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड है, तो इसमें देखेंगे O कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 से कितना हो रहा है साथियों, यहाँ पर कॉपर के साथ कमी हो रही है ना। देखिए आप यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। यानी कि जो कॉपर का है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अब हम बात करें दूसरे पदार्थ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, और उपचयित होकर जल का निर्माण कर रहा है। तो साथियों ये था उपचयन और अपचयन। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि कक्षा 10th के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, जितने भी पाठ के लास्ट में प्रश्न जो दिए गए, अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़े थे वो पाठगत प्रश्न थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और साथियों हम अपनी स्टडी को इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे यदि आपका सहयोग रहा। और साथियों आप बताया करो हमें कि हम कहाँ पर कमी करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर आपको हमारा जो है पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।